जो भवेश बता रहे हैं भ्रम की स्थिति है, और पत्रकारों के सामने भी भ्रम की स्थिति है, या जो मीडिया जिस तरह से भ्रम क्रिएट कर रहा है, या सरकारें जिस तरह से भ्रम क्रिएट कर रही है, और जनता के पास सच नहीं जा रहा है, या जनता खुद तो परेशान है लेकिन उसको लग रहा है कि वहां अच्छा हो रहा है, जो मृग मरीचिका वाला जो हाल है, या कल अच्छा हो जाएगा, आज हम सह लेते हैं, कल अच्छा हो जाएगा का जो भाव होता है, अच्छे दिन आएंगे, वो अभी भी टूट नहीं रहा है, या लग रहा है कि समाज में जो बंटवारा हुआ है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं, इसलिए देश की स्थिति खराब हो गई है, और ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया, तो हिंदुस्तान में क्यों टिके हुए, इनको तो चले जाना चाहिए था वहाँ, और अगर ये चले जाते तो हमारे देश में सुख लौट आता, हमारे जीवन में सुख लौट आता। ये इस तरह का जो भाव अगर क्रिएट किया गया है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? अगर सत्ता पक्ष इस मजबूती से इस बात को रख रहा है, तो लोगों ने विपक्ष को भी तो चुना है, विपक्ष को भी तो वोट दिया है, उत्तर प्रदेश ने भी दिया है, और बाकी देश के हिस्सों में ने दिया है। तो विपक्ष इस अफवाह का या इस भ्रम को तोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, और अगर नहीं कामयाब हो पा रहा है तो उसकी वजह क्या है, और कैसे उम्मीद कर ले इस विपक्ष से कि 2024 के चुनाव में वो इस सरकार को जो जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भ्रम पैदा कर रहा है, तो भ्रम पैदा करने वाली सरकार को किस तरह से हटा पाएंगे वो? धनंजय जी, बातें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, जो बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन जब समाज में भांग और अफीम का नशा बहुत तगड़ा हो जाता है ना, तो शिकार पे थोड़ा वक्त लगता है, और अभी कुछ वैसी ही स्थिति है। अभी उत्कर्ष जी भी कह रहे थे, भवेश ने भी कहा, सुनील जी भी से, मतलब सभी की बातों से एक चीज निकल के आती है, और उत्कर्ष ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये समझ में नहीं आया कि जिस समय पहली बार भाजपा की सत्ता इतनी मजबूती से आई, आखिर उसका कारण क्या था, और दोबारा आई तो उसका कारण क्या था, वो नहीं दिखा। लेकिन बात वही है ना कि जमीन जब 14 में की जमीन जब वो तैयार कर रहे थे, तो विकास की जमीन थी, वहां विकास दिखाई दे रहा था, लेकिन विकास का एक गुजरात मॉडल दिखाया गया था बहुत धमाके के साथ। और जब ये सब हुआ था तो हमें भी उम्मीद थी कि हाँ चलो इतनी मेजॉरिटी से आए हैं तो कुछ तो ये करेंगे ही, कुछ तो अपना पुराना सोच बदलेंगे, लेकिन नहीं हुआ वैसा। जब यूपी में ये सरकार बनी तो उसमें क्या कहते हैं कि करेला और नीम कढ़ा वाली स्थिति आ गई कि जब उसमें एक और फैक्टर जुड़ गया और योगी का नया फैक्टर आया, तो उस धमक और ज्यादा बढ़ी। हम जब पिछले 8-10 सालों 15 सालों को पिछले 3-4 शासक को कंपेयर करते हैं, तो मुझे बार बार ये एक सवाल अभी जो कई लोगों की बातों से निकल के आया अभी कि अभी आपने एक सवाल किया था भवेश से शायद कि स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे क्या काम हुआ। तो सवाल ये है कि बेसिक पे तो काम कभी हुआ ही नहीं बहुत लंबे समय से, अगर ना हुआ होता तो यहाँ तक पहुंचते नहीं, ऐसा मैं नहीं खारिज कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई काम नहीं हुआ। सबने बड़े बड़े दिखावटी काम किए, जैसे अगर इंफ्रा के लेवल पे अच्छा काम हुआ तो वो दिखता है और उसमें स्थायित्व है, वो या तो मायावती के राज में हुआ या अखिलेश के राज में हुआ। मेडिकल के नाम पे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े यूनिवर्सिटी, बड़ा संस्थान बना दिए गए, अगर सैफई कॉलेज या इस तरह की कुछ चीजों को छोड़ दें तो मेरा सवाल मौलिक ये होता है कि बेसिक शिक्षा, बेसिक जरूरतों पे क्या काम हुआ, पीएससी सीएससी पे क्या काम हुआ, ग्रामीण इलाकों में क्या काम हुआ। वो अगर काम किसी ने किया होता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेसिक काम किया होता, तो मैं आज सबसे पहले उनके साथ खड़ा होता। अगर वो हुआ होता तो अस्पतालों में ये भीड़ न दिखाई पड़ती। सच तो ये है कि अभी शायद आनंद जी ने या आलोक जी ने कहा था कि जो आपने बड़े संस्थान पैदा किए, चिकित्सा को आम आदमी से और दूर कर दिया। मेरा जोर बार बार यही होता है कि जब आपने, हमारे बगल में एक सीएससी और पीएससी हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर है, आप वहां जाके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इस सरकार में चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ एक काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ कि इम्यूनाइजेशन का काम बहुत अच्छी मॉनिटरिंग के साथ हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन अस्पतालों को, इलाज को, शिक्षा को आम आदमी से दूर किया गया है। मैं एक शुरुआत जिस टॉपिक पे हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा था
अपने जब वहां से अपना फ्रेम बनाया था तो मुझे लग रहा था कि मैं शुरुआत करूं कि मायावती के समय में उन्होंने दलित प्राइड के लिए काम किया, दलितों को के उत्थान के लिए काम किया, दलितों को एक आवाज दिए, स्वर बन के आई। अखिलेश यादव ने अपने समाज के लिए काम किया और दोनों ने एक बड़ा काम ये किया कि उस प्राइड को प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो अस्थायी महत्व के हो गए, चाहे वो अम्बेडकर उद्यान हो, चाहे वो अम्बेडकर के नाम पे बनी संस्थाएं हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे पार्क हो, या जयप्रकाश नारायण के नाम पर एनआईसी हो लखनऊ में। वो सारी चीजें दिखती हैं। मैं जब उस पूरे अनुपात में पिछले 2 टर्म, दूसरा टर्म चल रहा है इस सरकार का, मैं देखता हूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे कुछ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ भी जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है सिवा 2 कामों के जो एक्सप्रेस वे के बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रूप में आए हैं और जिनकी गुणवत्ता का आलम सबके सामने है। मैंने अभी आज सुबह कुछ डॉक्टरों से पूछा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कोई पहल हुई हो, तो ले दे करके वो निकल के आया इम्यूनाइजेशन वाला कि एक काम हुआ है, और वो ये बहुत जिम्मेदार लोगों का कहना है कि बहुत ही खराब हुई है स्थितियां। तो अगर डबल इंजन की सरकार, विकास का दम भरने वाली सरकार, अगर इस तरह की सरकारें बेसिक काम नहीं कर सकती हैं, तो क्या सोच के उन्हें 14 में वोट मिला, क्या सोच के 17 में वोट मिला, और क्या सोच के 22 में वोट मिला, ये सोचने में थोड़ी चिंता होती है। भाई आज की तारीख का सच तो यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो परसेप्शन बनाया गया, जो राय बनी मायावती के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ आम आदमी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया अखिलेश यादव के बारे में, वहाँ राय कह रहा हूँ या परसेप्शन कर रहा हूँ, जिसका मतलब समझा जाना चाहिए। वहाँ परसेप्शन बनाया गया कि बहुत खराब स्थितियां हैं। मैं उन परसेप्शन बनाने वालों से सवाल पूछता हूं कि आज की तारीख में जिस लॉ एंड ऑर्डर का डंका पीटा जा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? वो लॉ एंड ऑर्डर क्या सिर्फ बुलडोजर कुछ खास लोगों पर चलाने के लिए है? क्या अतीक और मुख्तार के नाम पर जो कुछ आपने किया, हम वो माफिया हैं, आप करिए, उसमें कोई दो राय नहीं, क्या लेकिन क्या अतीक और मुख्तार रैंक के सैकड़ों और भरे पड़े नहीं है? क्या आपने कोई ऐसे 3 एग्जाम्पल दिए? क्या आपने ब्रजभूषण के खिलाफ एक भी मूव ऐसा किया, एक बयान ऐसा दे दिया कि हम आश्वस्त होते कि आप कुछ तो शर्म हया कहीं बाकी है? क्या जौनपुर के उस माफिया धनंजय के क्या कोई नाम भी लेने वाला है, या एक, मतलब कम से कम सैकड़ों नाम इस तरीके के हैं? आज की तारीख में मैं लंबे समय तक बिहार में रहा हूं और मैं फिर जब यूपी में लौटा हूं तो मैंने बहुत से परिवर्तन यहाँ देखे। बिहार में कांवड़ यात्रा मैं देखता था, कांवड़ यात्रा की आस्था देखता था। मैं यूपी आया तो यूपी में भी कांवड़ यात्रा मैंने वो एक तरह से शुरुआत थी, वेस्ट यूपी से होते होते अब वो यूपी में पूरा फैल चुका है। आज की तारीख का सच क्या है? आज की तारीख का सच ये है कि मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ किसी कांवड़ यात्रा के रास्ते पे 2 महीने के लिए सारी मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी गई, घोषित रूप से बंद करा दी गई है। मैं मेरठ और गाजियाबाद और मुरादनगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। लखनऊ में चिन्हट इलाके की बात कर रहा हूं, जहां कांवड़ यात्रा वहां से कहां से गुजरनी थी मुझे नहीं पता है, फैजाबाद रोड से गुजरनी थी, लेकिन बहुत बड़े साजिश के तहत, बहुत बड़ी सोचे समझे प्लान के साथ इन दुकानों को बंद कराया गया। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि कोविड में भी ये दुकानें बंद कराई गई थी, जिसके बाद उन मुस्लिम समाज की उन नॉनवेज के दुकानों को खुलवाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। और सच बताऊं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में एक लॉबी न रही होती जो सिंपैथाइज करती थी, तो ये दुकानें नहीं खुलने जा रही थी। अब जब 2 महीने की दुकानें बंद हुई हैं घोषित तौर पर, मुझे शंका है कि ये उनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने का एक और तरीका है। तो सवाल ये है कि जब दूसरा हिंदू प्राइड, मैं मायावती ने दलित प्राइड अगर जगाया था, लालू ने बिहार में पिछलों का प्राइड जगाया था, आपने भी जगाया है, लेकिन आपने उस प्राइड को जगाया है जिसने उस समाज को, उस हिंदू समाज को ही बांट दिया है। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए,
हिंदू मुस्लिम तो बांटा, आपने हिंदू समाज को बांट दिया। 40 साल पुराना मेरा दोस्त जो मतलब हम साथ में पैदा हुए, साथ में पले बढ़े, पुराने इलाके में रहे, आज उसके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आपने ये सबसे बड़ा काम आपने हिंदू समाज को बांटने का किया है। इस अपराध की सजा कौन देगा? लेकिन फिर यहाँ पे लौट के मैं आता हूँ आपके बात पर कि ये काम विपक्ष को करना था। विपक्ष ये काम करने में जमीनी तौर पे मुझे नहीं दिखता है। विपक्ष में कौन था? कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, सपा, समाजवादी पार्टी और बसपा। राहुल गांधी ने समझा और राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की और उसके नतीजे हमको दिखने शुरू हुए। और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों को लगा कि नहीं, कुछ हो सकता है, और उसका एक प्रतिफल कल की बैठक और विपक्षी एकता के मुहिम के रूप में। लेकिन क्या मायावती से हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस भय से, अनाम भय से या ज्ञात भय से जो उन्होंने राजनीति का उन्होंने नाश किया है, जो दलितों के साथ घात किया है, वो एक गंभीर सवाल है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति भी उस जगह नहीं दिखाई पड़ रही है जो मुकाबला करते दिखाई देती। लेकिन आज की तारीख में और कल की मीटिंग के विस्तार के रूप में अगर कहीं कुछ ऐसा माहौल बना तो जमीन बहुत मजबूत है, जमीन आपके साथ है, बशर्ते आप उस जमीन पर सही समय पर सही तरीके से फावड़ा चलाने का काम करें। चलें। नागेंद्र भाई, आपसे पूछता हूं कि 2024 में क्या संभावना है इंडिया वर्सेस एनडीए? 24 की संभावना को लेकर के फोरकास्ट तो करना नहीं चाहिए, हमारा काम नहीं है, हमें से किसी का काम नहीं है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि 24 ने एक नई शुरुआत करा दी है और अजय को चिंता में डाल दिया है। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। जिसने अपने को छाती ठोक करके 56 इंच से तमाम जुमले गढ़ करके अपने को अजय बना दिया था, अगर उसके माथे पर शिकन है, अगर कल वो एक अपने साथियों से जाके जो मिल करके बात किया है, अगर वो एक व्यक्ति वाले 26 संगठनों को लेके इतना परेशान है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। इसे एक बड़ी संभावना के रूप में देखना चाहिए। और जहां तक अपोजिशन की यूनिटी के साथ उठते सवालों की बात है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल फैलाए जा रहे हैं, ये बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत स्वाभाविक हैं, इन्हें होना ही था। ये सवाल छेड़े जाएंगे, फैलाए जाएंगे, और ये सवाल जब भी 10 लोग इकट्ठे होंगे, ये सवाल बहुत नेचुरल होंगे। तो पटना से जो शुरुआत हुई है, बेंगलोर में जो उसकी जो अगली परिणति है, और महाराष्ट्र में आप ये अगर देखिएगा तो ये जो मैपिंग हुई है, इसकी मैपिंग बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, और इसकी परिणति मुझे कम से कम अच्छी दिखाई दे रही है। अभी इतना ही, क्योंकि बात बहुत लंबी हो चुकी है। जी भवेश जी, थोड़ा सा और 2 मिनट हम समय ले लेते हैं। एक सवाल मैं करना चाह रहा था कि अभी चूंकि बार बार बात आई है और अंत में आई है कि यूसीसी के बहाने और इस समाज को डिवीजन के बहाने, मैं सिर्फ एक सवाल उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ ये 3 नाम हमें बता दें, उनके परिचितों में, उनके जानने वालों में, मौजूदा लोगों में, जिस मुसलमान ने 2 शादियां कर रखी हो इस वक्त। इस पे हमें 3 नाम बता दें, ये बड़ी उपलब्धि होगी। मैं मान लूंगा कि हाँ, वो उनका जुमला वो ठीक जा रहा है।